टाइम थोड़ा, आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए वो तेरा ध्यान ठीक कर। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट फ्यूचर पे जा रहा हूँ, फॉरवर्ड, तो फिर एक ही दफा इन तीनों को रिवाइज भी करवा दूंगा कल। फ्यूचर चलें, फ्यूचर के केस में पहले आप जरा खामोश हो, चीज को समझना है। फॉरवर्ड के केस में क्या था? फॉरवर्ड के केस में आपने कहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमने ये देखना है कि फ्यूचर जो फॉरवर्ड है वो बाय कर लेना, और अगर कम हो रहा है तो सेल कर देना। लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर के अंदर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। फॉरवर्ड को मैं कहता हूं कि आप उसको ना इंडिपेंडेंट रखें। आपने सिंपल ये देखना है, आपने लोन लेना है तो आपको क्या फायदा नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करनी क्या फायदा नुकसान हो रहा है, फिर इस तरह से ना आपके कॉन्सेप्ट मिक्स भी नहीं होगा। फॉरवर्ड को हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं तीनों मेथड्स के अंदर, फ्यूचर को सेम मेथड से पढ़ा जाता है। इसलिए फ्यूचर के ऊपर हम ये बाय और सेल का यानी जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल करेंगे। पेपर में जैसे मर्जी गिवन हो, आपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना है, ठीक है। अब फ्यूचर में वो जो फीचर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टाइम, डेट, वो सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। इसमें डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं होता। इसमें एक जो सिक्योरिटी मनी होती है वो डिपॉजिट करवाई जाती है, और ये डे टू डे सेटल भी हो सकता है, ठीक है। और जो फॉरवर्ड होता है वो मेच्योरिटी डेट पे सेटल होता है, वो डे टू डे सेटलमेंट उसकी नहीं होती। ये दो चार पॉइंट है फ्यूचर के रिलेटेड। अब फ्यूचर में होता क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक कंपनी हो, आपने इसमें थोड़ा सा उल्टा सोचा, आप एक कंपनी हो और आपने बॉन्ड इशू करना है। बॉन्ड इशू करके आपने क्या करना है? पैसे लेने हैं। आपको क्या डर है कि कल को अगर आपने लोन लेना है, बॉन्ड इशू करके लोन लेना है, तो क्या डर है कि कल को उस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए? कम ना हो जाए। पिछले सवाल को थोड़ा रिलेट करें, तो उसमें क्या था? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते थे। उसमें क्या देखते थे? रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बढ़ ना जाए। अब हम किसको देख रहे हैं? वैल्यू को। मिसाल के तौर पर आपके, अगर हम सिंपल, अगर बाकी सारे फैक्टर इग्नोर करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 10%, ठीक है, हर 100 वाले वैल्यू की होती है 90 प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम सिंपल करें, इसके अंदर वो टाइम फैक्टर अगर काउंट ना करें, अगर एक बॉन्ड एक साल बाद उसकी वैल्यू 100 रुपए है ना, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? 90 रुपए। मतलब किसी बंदे को आप 100 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला बॉन्ड दोगे ना, साल बाद ही मैं आपको ये 100 रुपए वाला बॉन्ड लो, मैं आपको साल बाद 100 रुपए दे दूंगा, तो वो आपको पैसे कितने दे रहा होगा? 90 रुपए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो जाए, तो 100 रुपए वाले बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू में क्या मसला आएगा? कम मुझे। फॉरवर्ड के केस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर करते थे, और इस केस में हमने किसको देखना होता है? वैल्यू को देखना होता है कि अगर मैं आज बॉन्ड इशू नहीं करता, फ्यूचर में करता हूं, कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, फ्यूचर में वैल्यू उसकी कहीं कम ना हो जाए। तो अगर फ्यूचर में किसी की वैल्यू कम ना हो जाए, तो हमें आज बाय कर लेना चाहिए या आज ही सेल कर देना चाहिए? आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसको सेल कर देना चाहिए। आज एक वैल्यू फिक्स करवा देंगे, कल को अगर वैल्यू कम भी हो जाए, हम तो सिक्योर हो जाएंगे। हम अपना एक्सपोजर हेज कर लेंगे, मतलब अपना फाइनेंशियल रिस्क हेज कर लेंगे। लेकिन आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये टू वे रिस्क है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने फॉरवर्ड की बात करते थे तो फॉरवर्ड में देखते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इसलिए मैंने आपसे कहा फॉरवर्ड का बाय और सेल करने वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से डिलीट करते। उसमें सिंपल ये सोचना है कि हमें फायदा है या नुकसान। इसमें आपने देखना है कि अगर आपने लोन लेना है, अगर आपने लोन लेना है, तो लोन के केस में आपकी एक बनेगी ओपन पोजीशन। क्या बनेगी? ओपन पोजीशन। आप करोगे सेल द फ्यूचर। यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है।
ये एक ट्रिकोलॉजी मेथड है, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपने लॉन के केस में फ्यूचर की ओपन पोजीशन क्या बनेगी, सेल द फ्यूचर। फिर इसकी क्लोज पोजीशन क्या बनेगी, लॉन की क्लोजिंग पोजीशन बाय द फ्यूचर। ये आपसे एमसीक्यूज में सवाल भी आ सकता है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊं। लोन के केस में एक कंपनी ने बॉन्ड रेज करने हैं, लोन लेना है, तो उसको क्या डर है कि कहीं उसके बॉन्ड या डिबेंचर की वैल्यू कल को कम ना हो जाए। अगर आपको डर है कि कल को वैल्यू कम ना हो जाए तो आज ही सेल कर दो, एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसकी सेल बना लो आज। जो इसकी ओपन पोजीशन सेल है उसकी क्लोज पोजीशन बाय, और जिसकी ओपन पोजीशन बाय है उसकी सेलिंग पोजीशन, सॉरी क्लोज पोजीशन सेल है। हमारे सिलेबस में बस इतना लोन है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट की बात भी करते हैं। अब एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब किसी का बॉन्ड खरीदना है, तो अब क्या डर है, क्या उसकी वैल्यू कम ना हो जाए या बढ़ ना जाए, उसकी वैल्यू बढ़ ना जाए, तो फिर क्या करे, आज ही खरीद ले। ओपन पोजीशन क्या होगी, बाय द फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन क्या होगी, सेल द फ्यूचर। तो उसकी इन्वेस्टमेंट के केस में ओपन पोजीशन होगी आपकी बाय फ्यूचर, और फिर क्लोजिंग पोजीशन होगी या क्लोज पोजीशन होगी सेल फ्यूचर। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये सही लिखी तो आपका सवाल नहीं गलत होता। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नंबर जो थोड़ी बहुत काट लेती हैं, जैसे आपने कुछ सही फॉर्मेट्स में नहीं किया या कुछ स्टेप नहीं मिस कर दिए, उससे आपके एक दो आधा नंबर कट जाता है। लेकिन ये गलत लिखने से पूरा सवाल ही गया। तो एक तो डायरेक्ट आप क्रैमिंग कर सकते हो कि जब भी हमने लोन लेना है, लोन के केस में हमें पैसों की जरूरत है, तो उस केस में हमारी ओपन पोजीशन क्या होगी, सेल द फ्यूचर, और क्लोज पोजीशन क्या होगी, बाय द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट का केस हमारे सिलेबस में है तो नहीं, बट क्योंकि आगे भी तो आपने पढ़ना ही है, कौन सा कैफ करके पास कर देनी है। तो इन्वेस्टमेंट के केस में क्या होगी, ओपन पोजीशन बाय द, और इसमें देखनी होती है वैल्यू, इंटरेस्ट रेट को नहीं देख, और अगर मतलब इंटरेस्ट बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है। अब एक और बात, इसका स्टैंडर्ड साइज कैसे सेट होता है। पहली बात, सपोज दैट आपको चाहिए, एक बंदे को चाहिए 8 मिलियन, एक बंदे को चाहिए जनाब 7,000, 7.2 मिलियन, एक बंदे को चाहिए 990 मिलियन। तीन बंदे हैं, उनको ये पैसे चाहिए, लोन चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा ठीक है, अब वो गया, वो कहता जी मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है। कहते हाँ जी कर लो कॉन्ट्रैक्ट। कहते कितने का करना है, कहता जी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है, उसके अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वो कहता जी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना वो है 1 मिलियन का। कितने का है, 1 मिलियन का। हम ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते जी सवा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, डेढ़ कॉन्ट्रैक्ट कर लो हमारा, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज होता है और फॉरवर्ड कस्टमाइज होता है। फॉरवर्ड किसी भी अमाउंट का हो सकता है, ये किसी भी अमाउंट का। तो आपको ना फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पड़ते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा, जितनी अमाउंट आपको चाहिए डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। कितने कॉन्ट्रैक्ट बने, 8 कॉन्ट्रैक्ट। आपको पेपर में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी फाइंड करना आ सकता है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, फिर डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बने, 7/2। तो आपने कितने लिखने हैं, 7, सॉरी कितने लिखेंगे, राउंड ऑफ। अगर 7.5 7.6 होता तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कितने होते, 8। अगर 7.5 से कम है तो हमारे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे, 7। पैसे हमें 7.2 मिलियन ही चाहिए, लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना वो 7।
इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं, मजे के सवाल भी हैं इसमें, सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे छोटे मोटे ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बड़ी अच्छी सोच भी इन्वॉल्व होती है। आगे चलते हैं। हाँ, आप 8 कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, इस केस में भी 8 कॉन्ट्रैक्ट भी। आप कहते हो कि हमें 7 मिलियन तो चलो फ्यूचर से अरेंज हो जाएगा, जो ऊपर वाला 2 लाख है वो हम कहां से लें, तो हम 8 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि सारे पैसे वहां से ही ले लें, ऊपर वाले जो बचते हैं उसका क्या करना है वो बाद में देखते हैं। इसमें कितना है जनाब, 99,100,000 डिवाइड बाय 1 मिलियन, कितना आ जाएगा, 9.9 अप्रोक्सीमेटली 10। तो आपने जब भी पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, और जो कि आपके सिलेबस में पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट ही हैं, अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं आया कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम हुआ हो, पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट ही हुए होंगे। लेकिन अगर कम आता है तो उसका ये तरीकाकार, आपने उसको होल नंबर में ही ले। ओके होगी बात। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है टिक का, हमने फाइंड करनी होती है नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ टिक पर कॉन्ट्रैक्ट। टिक का कॉन्सेप्ट है क्या, ये वो एक मिनिमम अमाउंट होती है जो आप ट्रांसफर या मूव करते हो। मिसाल के तौर पर कभी एटीएम आपने इस्तेमाल किया हो, आप में से किसी ने, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, या किसी के साथ गए हो देखने के लिए कि एटीएम में पैसे कैसे निकलते हैं, तो वहां पर अगर थोड़ा सा आपको आइडिया हो तो वो इन टर्म्स ऑफ ₹500 निकलते हैं पैसे। आप 250 रुपए वहां से नहीं निकलवा सकते हो, 600 रुपए नहीं निकलवा सकते, 500 निकलवा सकते हो, 1000 निकलवा सकते हो, 1500 निकलवा सकते हो। अब ये है 500, क्या ये है टिक, वो एक मिनिमम अमाउंट है जिससे आप उसकी अमाउंट के अंदर मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो सेट होगा ना। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे नहीं होगा 2 महीने का, 2.5 महीने का, तो 3 महीने का होगा, 6 महीनों का होगा, 9 महीनों का होगा, इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो टिक क्या है, वो मिनिमम मूवमेंट इन द फ्यूचर होते हैं, मिनिमम मूवमेंट इन फ्यूचर यूनिट्स। फ्यूचर यूनिट्स के अंदर वो जो मिनिमम मूवमेंट हम कर सकते हैं ये वो अमाउंट है कि जैसे अगर हमने कल जीत जाते हैं, हम कहते हैं जी हम इसमें से थोड़े से विदड्रॉ करवा लेते हैं, वो ऐसे कहेंगे कि भाई इतने मिनिमम आप विदड्रॉ करवा सकते हो, इससे उसको डबल कर सकते हो, उसको ट्रिपल कर सकते हो। लेकिन जैसे आप सपोज दैट आपने नंबर ऑफ शेयर खरीदे किसी कंपनी के, अच्छा आप चाहते हो 2 शेयर बेचते, तो कहते नहीं 2 शेयर नहीं बेच सकते हो, 5 बेच सकते हो, 10 बेच सकते हो, 15 बेच सकते हो, इस तरह से बेच सकते हो, वरना नहीं बेच सकते। तो टिक क्या है, वो नंबर ऑफ मिनिमम यूनिट्स जो कि फ्यूचर के अंदर प्लस या माइनस कर सकते हो। फिर उसके बाद इसका टिक का एक फार्मूला होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट 0.0001 या 0.01%, 0.0001 या 0.01% मल्टीप्लाइड बाय मंथ ओवर 12। कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय 0001। अच्छा ये जो 0001 है ना, कुछ बुक्स और कुछ कंट्रीज के अंदर ये 0.01 भी है। जो 0.01 लेते हैं ना वो बाद में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, और जो पॉइंट्स जहां 0.0001 लेते हैं वो बाद में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी बुक के अंदर क्योंकि यही लिखा हुआ 0.0001 तो इसलिए मैं ये ले रहा हूं, वरना एसीसीए वाले ज्यादातर लेते हैं 0.01, क्योंकि बाद में वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। हम बाद में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को, वो वही 0.01 ही बन जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये टिक का फार्मूला है 0.0001, ये वो फैक्टर है जो कि आपकी वो जो साइज को मिनिमम करता है। मतलब आपने कहना है ना कि सपोज दैट आपने जी 1 मिलियन है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइज है आपका 1 मिलियन का, आप इस टाइम के अंदर मिनिमम कितने वो यूनिट मूव करवा सकते हो,
तो 1 मिलियन का 0.0001 और मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपका फ्यूचर 3 महीनों का है तो हर 3 महीनों बाद वो काम होना है कि अगर आप चाहो तो वो पैसे निकलवा भी सकते हो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी खरीद सकते हो। हाँ जी, ये तो वो छोटी सी चीजें। पहले हमने क्या देखा, आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, टेक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसे इसके कॉन्सेप्ट के बगैर भी सवाल हल हो जाता है, लेकिन आई कैप ने जानबूझ के एक दफा कहा कि जी टेक के जरिए मुझे गेन या लॉस फाइंड करके दे, तो इसलिए आपके पास नंबर ऑफ टेक होना भी जरूरी है। एक सवाल हल करते हैं। अ कंपनी wants a loan rupees 40 million। एक कंपनी को 40 मिलियन का लोन चाहिए एट 31 मई 2000XX for 3 months। current rate of interest is 15%। March future 16%। June future 16.4% और September future 17%। At the end of May, June future is 16.9%। ये हमारा इस तरह का सवाल का स्ट्रक्चर होगा। बाकी अंग्रेजी आगे पीछे होगी, मेन आगे रिक्वायरमेंट में वही है, गेन या लॉस, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सारी बातें हमसे पूछी जाएगी। इसमें तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने जो रेट इस्तेमाल करना है ना, आपको जिस दिन लोन चाहिए ना उसके फौरन बाद वाला फ्यूचर लेना होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, जिस टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आज है जनवरी, आज क्या समझो जनवरी, जनवरी को हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि मई के अंदर हमें पैसे चाहिए, तो मई के अंदर तो कोई डेट ही नहीं होती इसकी। या तो फिर आप ले सकते हो मार्च का फ्यूचर, या आप ले सकते हो जून का फ्यूचर, या आप ले सकते हो सितंबर का फ्यूचर। आपको जिस दिन पैसे चाहिए उस दिन का अगर फ्यूचर है तो ठीक है, अगर उस दिन का फ्यूचर रेट नहीं गिवन तो उसके फौरन बाद वाला फ्यूचर रेट लेना है, उससे पहले वाला रेट नहीं लेना, ना ही उससे फिर अगला रेट लेना, क्योंकि ये होता है स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज में क्या हो गया, मार्च होगा, जून होगा, सितंबर होगा, या आगे दिसंबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहली इंपॉर्टेंट बात, आप साथ साथ ये बात नोट करते जाओ ताकि बाद में आपको ना भूल ना जाए। जी, एट द एंड ऑफ द मे वाल तो रेट ही नहीं गिवन। हाँ, आज ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है ना मेरे भाई, यहां तक ये आपका है जनवरी का महीना। ठीक है, जनवरी के महीने में ही सब कुछ है। जनवरी का महीना जब गुजर जाएगा उसके बाद आएगा मई का एंड, ये तो फ्यूचर है हमारा। क्या डेट लिखी तो ही है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हम जनवरी में कर रहे हैं ना, जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में हम खड़े हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें कब पैसे चाहिए, 31 मई को। कितने पैसे चाहिए, 40 मिलियन। उस दिन हमने जब, मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है,
15%। इसको तो हमने क्या करना है, इग्नोर। हमने देखना फ्यूचर रेट क्या है। वो कहता है जनाब मार्च का फ्यूचर है 16%, जून का फ्यूचर है 16.4% और सितंबर का फ्यूचर है 17%। हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो किस पे होगा, सॉरी जून पे। हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो किस पे होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये देखना है कि आपने ये जो फ्यूचर है ओपन पोजीशन पे सेल करना है या बाय करना है। हमने लोन लेना है तो बताएं बाय फ्यूचर होगा या सेल फ्यूचर होगा, सेल फ्यूचर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो बात ही बड़ी आसान है ना, याद कर लो। लोन के केस में ओपन पोजीशन सेल फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट के केस में बाय फ्यूचर। डन, आगे चलते हैं। इसको हल करने का तरीका देखें। सबसे पहले आप पेपर में लिखा करोगे अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है, अमाउंट रिक्वायर्ड। सिर्फ ऐसे लिखे कि किसके नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं तो सवाल की थोड़ी सी लेंथ होनी चाहिए, वरना ये 2 लाइनों में सवाल खत्म हो जाता है। 40 मिलियन। अच्छा यहां पर एक और लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख लें 1 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट साइज सवाल के अंदर 1 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट साइज लिख लें 1 मिलियन। अमाउंट रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 मिलियन। फिर आप लिखना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन 40। फिर उसके बाद आपने लिखना है टिक। क्या फार्मूला टिक का, कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना आ जाएगा, 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये है आपका, इसे बोलते हैं पर टिक। 25 पर टिक। नेक्स्ट, ये जो 4 स्टेप है ना ये फिक्स है आपके, ये सवाल के अंदर गिवन होंगे, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये आपका काम है। सबसे पहले आपने लिखनी ओपन पोजीशन, फिर लिखनी है क्लोज पोजीशन, हाँ जी। ओपन पोजीशन क्या है, सेल या बाय, सेल फ्यूचर एट बाय फ्यूचर सबसे पहले है जनाब आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.4%। याद रखें फ्यूचर के केस के अंदर आपने रेट नहीं लेना, वैल्यू लेनी है। आपने रेट नहीं लेना बल्कि, तो बताएं जरा आपने कैलकुलेटर्स के 100 माइनस 16.4 करें, 100 माइनस 16.4 कितना, 83.6। उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। ये था आपका एग्रीमेंट। क्लोज पोजीशन कब होगी आपका, क्लोज कब होगा, 31 मई को। 31 मई को जाकर देखें कि फ्यूचर का रेट क्या था। जो आपने एग्रीमेंट किया था जनवरी के अंदर कि आपका जो जून फ्यूचर है वो 16.4% है, वो 31 मई को जून फ्यूचर कितना है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से ये रेट चेंज होते रहते हैं, हर दिन ये रेट चेंज होते रहते हैं। तो 16 पॉइंट, तो बताओ 16.9% को 100 से माइनस करो जरा, 83 पॉइंट गेन हुआ या लॉस हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ,
है लिखा हुआ है बाय सेल, बाय के सामने कितना लिखा हुआ है 83.1, सेल के सामने कितना लिखा हुआ है 83.6, तो गेन हुआ या लॉस? कितना 0.50 या 0. ओके अभी बात अच्छा, आपके पास रेट कितने हैं? इसका रेट कितना था 16.4% और इसका रेट था 16.9%, तो इनको 100 में से माइनस कर दिए, प्रेजेंट वैल्यू लिख ली उसकी। यानी अगर 100 की चीज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस कर दे सीधा सीधा। ये बहुत अच्छा, ये करना ही ऐसे है। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर के, अभी ये यहां से हमारा सवाल शुरू हुआ है, और पेपर में ऊपर वाले 4 स्टेप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से स्टेप लिखना हमारे जरूरी है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है गेन हुआ कितना सर। गेन का फार्मूले दो तरह से लिख सकते हो, दोनों बता देता हूं। गेन ऑन फ्यूचर, एक लिख लो जी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 40, सॉरी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 40, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास ये जो अमाउंट आई है ना, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। वो जो मैंने आपको कहा था ना, या ऊपर वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख ले, या इसको आकर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये दोनों में से एक काम करना है आपने। हम फॉर्मेट एक ही रखते हैं अपना, हम ये नहीं देखते कि किस बुक में क्या लिखा हुआ है, हम एक ही तरीके से करते हैं। जो भी आपका गेन या लॉस आया है ना, हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और उसको बोलते होते हैं टिक पर कॉन्ट्रैक्ट। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये जो लिखा हुआ 50 आएगा ना, इसको क्या बोलते हैं टिक पर कॉन्ट्रैक्ट। वो जो एक है, एक टेक के ऊपर जो गेन या लॉस होगा ना वो होगा। तो ये जो अमाउंट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं 50 टेक पर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जो गेन निकलने का वो तरीका उन्होंने लिखा हुआ है ना, मैं तो अपने तरीके से भी बताऊंगा। पहले उन्होंने जो लिखा हुआ है ना वो क्या है 40 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये फाइंड करने का तरीका होगा। ये क्या चीज है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज है जो आपको समझ लगे ना लगे, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू कौन सी आनी है। जो उसका डिफरेंस है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। और ये क्या वैल्यू है, वो जो टिक से आपका आंसर आया है उसको हमने 25 से मल्टीप्लाई। कितना आंसर आ रहा है, कितना 50। वही तो मैं कह रहा हूं, या उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई ना करो। हाँ, हमारी बुक के अंदर जो तरीकाकार गिवन है ना वो ये है। और मैं चाहता हूं, क्योंकि एग्जामिनर के पास होती है आईकैप की किताब, वो नो डाउट कंसीडर वो सारे सोल्यूशन करता है, लेकिन जो सोल्यूशन वो आईकैप के हिसाब से किया होगा वो तो उसके लिए कंफर्म है कि उसने उसको फॉलो करना ही करना है। इसलिए हम एक दफा ही उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं ताकि उसके लिए आसानी और वो हमारे लिए आसानी पैदा करेगा। तो इसलिए मैंने कहा, वैसे तो आपको पता है, आपने तो पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं तो अपने तरीके से हल करता हूं कि वो ऊपर वाले तरीके को भी मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं तो टिक लेता ही नहीं हूं, टिक के बगैर भी हो जाता है। सिंपल क्या करना है, हमें 0.50 प्रॉफिट हो रहा है, 0.50 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है जितने हमारा अमाउंट है, 40 मिलियन की अमाउंट है, 40 मिलियन को मैं 0.50 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही 50,000 आ जाएगा, जो एक नॉर्मल तरीका है। हमें 8 मिलियन पे प्रॉफिट हो रहा है ना, 40 मिलियन पे, सॉरी 40 मिलियन पे प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 0.50, कितने टाइम का, पूरे साल का या 3 महीनों का, 3/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप करके देख लो 50,000 ही आएगा। आई कैप का जो स्ट्रक्चर है ना उसने बिल्कुल ऐसे किया हुआ है, और एक दफा उसने ना कहता है जी टेक भी फाइंड करो, तो इसलिए मैंने कहा कि हम उसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर लेते हैं। तरीकाकार क्या होगा, यहां तक एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। दोबारा देखिएगा जरा, अमाउंट रिक्वायर्ड लिख लोगे, कॉन्ट्रैक्ट साइज आप लिख लोगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लिख लोगे, टेक का ये एक फिक्स फार्मूला है ये भी लिख लोगे। ये आपने किस तरह से देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेना, 100 से माइनस करके लेना है आपका जून और इसमें जो भी। एक बात और का ख्याल रखना है, यहां पर अगर आप जून फ्यूचर ले रहे हो ना, यहां पर
तो यहां पर भी कौन सा फ्यूचर लोगे, यानी जिस टाइम के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, तो जब आपका ईयर क्लोज होगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा तब भी उसी डेट को लेना है आप। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं। ये क्या चीज फाइंड हुई, गेन ऑन फ्यूचर। क्या चीज फाइंड हुई, गेन ऑन फ्यूचर। अगला सवाल हमने पेपर में सवाल आ जाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट बताएं। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। आपको कितना पैसा चाहिए था, 40 मिलियन मल्टीप्लाइड। जरा ध्यान से बात सुननी है। इस चीज के बारे में बताने लगा। अगर यहां पर दो रेट गिवन हो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट, एग्जीक्यूशन डेट पे अगर यहां पर दो रेट गिवन हो, तो फ्यूचर का रेट फ्यूचर की जगह लेंगे और यहां पर रेट लेंगे करंट मार्केट का रेट। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मई के अंदर वो कहता है जी करंट मार्केट रेट ये होगा मई के अंदर और उसका जून फ्यूचर ये है, तो अगर दो रेट गिवन हो तो यहां पर लेंगे फ्यूचर का रेट और यहां पर लेंगे करंट रेट। अभी मैं कितने कौन सा ले रहा हूं, 16.9%। वजह क्या है, क्योंकि रेट एक ही गिवन है। अगर यहां पर रेट दो गिवन हो गए तो यहां पर करंट रेट और फ्यूचर का अपनी जगह पर रेट। अगर दोनों में से कोई एक रेट गिवन होगा तो फिर दोनों जगहों पर वही रेट लेंगे। दोबारा सुने, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं सॉरी, एग्जीक्यूशन वाले दिन, मैच्योरिटी वाले दिन दो रेट गिवन है तो फ्यूचर का रेट फ्यूचर की जगह और इंटरेस्ट रेट की जगह नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दोनों में से कोई एक रेट गिवन है फिर दो जो गिवन है दोनों जगह पर वही लेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 3/12। सही कह रहे हो, बताता हूं क्यों नहीं ले रहे। बताएं जरा कितनी अमाउंट आ गई, 16.9% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 1690। गेन ऑन फ्यूचर कितना आपको आ गया, 50,000। उसने आपकी फाइनेंस कॉस्ट को कम करेगा या ज्यादा, 16,90,000 आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ी, 50,000 आपको फ्यूचर से फ्यूचर एग्रीमेंट से मिल गया, तो आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ गई, 1640,000। ये फाइंड करने का तरीका है, वही बात आ गई। अगर आप 16.4% से लोगे तो आपका 16,40,000 आता, 16.4% के साथ लोगे तो कितना आना था, 16 लाख। तो वो क्या कहता है, वो कहता है ओरिजिनल इंटरेस्ट कितना बनता है, गेन या लॉस उसके अंदर एडजस्ट कर देता है, कहता है ये है आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, नॉर्मल रेट के ऊपर इंटरेस्ट ले लेना है और गेन या लॉस उसके अंदर एडजस्ट कर देना है। आखिरी बात, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फार्मूले से फाइंड करवा के दिखूं या डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, खुद कर लोगे जज। आपको कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ी है, 16,40,000। किस अमाउंट पे पड़ी है, 40 मिलियन पे। मल्टीप्लाइड बाय कितने महीनों की पड़ी है, 3 महीनों की, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। करो जरा इसको, 16,40,000 इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, 40 मिलियन हमारा अमाउंट थी जो हमने फाइनेंस की थी, मल्टीप्लाई बाय 12/3 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आंसर आ गया, 16 पॉइंट। आगे वो वैल्यू भाईजान जो आप कह रहे थे कि 16.4%। अच्छा क्या ये हमेशा 16.4% रहेगी, नहीं। अगर आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए ना तो वो उसका एडजस्टमेंट फैक्टर ये ऊपर नीचे थोड़ी सी अमाउंट हो जाएगी। 12/3। हाँ मैंने तो पहले कहा था हल करके बताऊं या डायरेक्ट लिख दूं। ये देखिए आपका फार्मूला है I = PRT। इंटरेस्ट कितना है, 16,40,000। पी कितना है, 40 मिलियन। आ जाए
रेट कितना है फाइंड करना है, और टाइम कितना 3/, इधर ही 3/12 ही है। अब ये आर फाइंड करना है मैंने, तो आर कैसे फाइंड होगा, 16,40,000 डिवाइडेड बाय 40 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12/3, और रेट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। लैपटॉप में यही सवाल करना है, यूएस पता नहीं लग जाती है, लेकिन अगर वायरस वगैरह नहीं तो कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं आपके पास वो जो, हाँ तो वो कर ले। हाँ देखें, अगर आप दूसरा रेट इस्तेमाल करते तो फिर ये जो इफेक्टिव रेट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि हमने क्यों 16.4% डायरेक्ट नहीं लिया, इसलिए हमेशा फाइंड करके बताएं। हाँ जी, सवाल के जवाब दोबारा देखें। सबसे पहले आपने फ्यूचर का सवाल करना कैसे, इधर जरा वापस आए, इसका मैं लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, आपने कोशिश करना है कि इसको दोबारा भी चाहे एक दफा सुन लेना। सबसे पहले हमें ये चीजें तो आपने डायरेक्ट कर लेनी, यहां से स्टार्ट करना है। ये वैसे याद कर लो, लोन के केस में ना आपकी ओपन पोजीशन यही है और क्लोज पोजीशन यही है। इन्वेस्टमेंट के केस में बाय और सेल ऊपर नीचे हो जाएगा, और अभी तक इन्वेस्टमेंट का केस पेपर में नहीं आया हुआ, मैं बस पूछा करूंगा। बाकी ये आपने फाइंड करने का तरीका है आपका 40 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 25। अगर ऊपर आप 0.001 नहीं लिखते, यहां अगर आप यहां इस वैल्यू को 0.01 कर दो तो फिर यहां पर एज इट इज 0.50 लिख दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आई कैप ने इस तरह से हल किया हुआ जिस फॉर्मेट में मैंने आपको हल करवाया, आई कैप की जो आई कैप की बुक है, इसलिए मैंने कहा कि उसको प्रेफर कर लेते हैं। फिर यहां पर जब आपने फाइंड करना है, यहां पर जो रेट लेना है ना, अगर आपको दो रेट गिवन हो तो यहां पर कौन सा रेट लेंगे, करंट, मे का करंट। और अगर दोनों में से एक रेट गिवन है तो फिर फ्यूचर की जगह भी वही रेट लेंगे और यहां पर भी वही रेट लेंगे। दूसरी बात, गेन या लॉस, यहां पर लॉस आता तो प्लस कर देते, क्योंकि ये भी हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है, और लॉस होता तो दोनों को प्लस कर देते, तो फिर हमारे पास ये वैल्यू कुछ और आ जाती। तो आगे फिर इफेक्टिव कॉस्ट कैसे करनी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट ईयर ओवर मंथ, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। अपना कुछ क्वेश्चन है ये आपने कल घर से करके आने हैं। और ये थोड़ी सी रीडिंग रिक्वायर्ड है, रीडिंग मैं इसलिए करवाता हूं कि एमसीक्यूज में मसला ना आए आपको। ये फ्यूचर यहां से स्टार्ट हो रहा है जनाब आपका, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, बाइंग सेलिंग, कोई बात आपको ना समझ लगे तो पूछ लेना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टिक का मसला, ये एग्जांपल हमने करनी है, एक एग्जांपल ये करनी है। उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये पहला सवाल काट दो, क्योंकि ये ISO 31,000 अब हमारे सिलेबस में नहीं। चलो उसमें कटा हुआ है, चलो ये भी नहीं है। एक सवाल आपने ये करना है FRA वाला, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये तो है ना। फिर आपने ये सवाल करना है फ्यूचर वाला, और पांचवा छठा में ऑप्शन वाला है। हाँ ये दो सवाल ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉरवर्ड वाला, और क्वेश्चन नंबर 5 है फ्यूचर वाला। ठीक होगी बात, चलो।